नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में बात होगी 1941 की एक ऐसी सर्द आधी रात की जहां से दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। बिना किसी लंबा चौड़ा इंट्रो के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसी शख्सियत जो जितने बड़े जनरल थे उतने ही बड़े रहस्य भी थे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। वक्त था 16 और 17 जनवरी 1941 की दरमियानी रात का। कोलकाता का एल्जिन रोड। घर के चारों तरफ ब्रिटिश जासूस बिल्कुल नजर गड़ाए बैठे हैं। उन्हें चकमा देने के लिए बोस के कमरे की बत्तियां जलती छोड़ दी गई हैं ताकि बाहर से लगे कि वो अंदर ही हैं। पर वाकई में क्या हो रहा था? उसी वक्त एक शख्स जिसने मोहम्मद जियाउद्दीन नाम के एक मुस्लिम इंश्योरेंस एजेंट का भेस बनाया हुआ है, आहिस्ता से घर से बाहर निकलता है। जी हाँ, ये थे सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसे सफर की शुरुआत जिसकी कल्पना करना भी उस वक्त उनकी निगरानी कर रहे किसी भी शख्स के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि इस फरारी के लिए जो गाड़ी चुनी गई वो उनकी फैमिली की शांत सी सेडान नहीं थी, बल्कि एक जर्मन वॉन्डरर W24 थी। मतलब इसका इंजन बहुत ही ज्यादा शोर करता था। सोचिए, एक खुफिया एस्केप और इतनी शोर मचाने वाली गाड़ी। सुनने में थोड़ा अजीब और उल्टा लगता है ना, लेकिन इसका एक बहुत ही सॉलिड फायदा था। इन प्री कूलेंट दिनों में इस गाड़ी के रेडिएटर को लंबे सफर के दौरान बार बार पानी की जरूरत नहीं पड़ती थी। गाड़ी चला रहे थे उनके 20 साल के भतीजे सिसिर। और एक और बहुत ही छोटी सी पर ब्रिलियंट डिटेल देखिए, गाड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया गया था ताकि डोर बंद होने की आवाज से दूसरे पैसेंजर के बैठने का पता किसी को न चले। क्या कमाल की प्लानिंग थी ये। आगे देखते हैं। ये सफर सिर्फ किसी एक शहर से दूसरे शहर तक का नहीं था, बल्कि ये एक पूरा ग्लोबल एस्केप राउट बन चुका था। कोलकाता से निकलकर धनबाद या असनसोल की बजाय वो सीधे गोमो रेलवे स्टेशन गए, जहां भीड़ थोड़ी कम थी ताकि पकड़े ना जाएं। वहां से ट्रेन ली और काबुल, फिर मॉस्को और आखिर में बर्लिन तक का लंबा और बेहद खतरनाक सफर तय किया। ये सब इतने बड़े पैमाने पर इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें पूरी तरह एहसास हो गया था कि ब्रिटिश हुकूमत को भारत के अंदर से नहीं, बल्कि बाहरी ताकतों यानी एक्सिस पावर्स के साथ मिलकर ही उखाड़ फेंकना पड़ेगा। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, आइडियोलॉजिकल डाइवर्जेंस, द स्प्लिट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि उन्हें इस तरह देश छोड़ना पड़ा? चलिए इस कारण को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। अप्रैल 1921 के इस रेजिग्नेशन लेटर को ही ले लीजिए। सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने एडविन मॉन्टेगू को लिखा कि मुझे अब तक सिर्फ 100 पाउंड्स का अलाउंस मिला है और मेरा रेजिग्नेशन मंजूर होते ही मैं ये पूरी रकम इंडिया ऑफिस को लौटा दूंगा। उस जमाने की सबसे बड़ी, सबसे आरामदेह नौकरी इंडियन सिविल सर्विस, जिसमें उनकी 4th रैंक आई थी, उसे एक झटके में ठुकरा दिया गया। ये साफ दर्शाता है कि उनका जज्बा शुरू से ही कितना अटूट था। एक बड़ा लक्ष्य, एक ग्रेटर कॉज उनके जहन में था, जिसके आगे ऐसी कोई भी कुर्बानी उन्हें बहुत छोटी लगती थी। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है उन दो अलग अलग ब्लूप्रिंट्स को जो उस दौर में आज़ादी के लिए तैयार किए गए थे। एक तरफ महात्मा गांधी थे, जिनका पूरा फोकस अहिंसा, सत्याग्रह और डिसेंट्रलाइज्ड रूरल इकोनॉमी यानी स्वदेशी पर था। उनका नेतृत्व का तरीका काफी इंक्लूसिव और नॉन हायरार्किकल था। वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस थे। उनका मानना था कि आज़ादी सिर्फ अहिंसा से नहीं मिल सकती, उसके लिए आर्म्ड रेजिस्टेंस और मिलिट्री स्ट्रगल का होना बेहद जरूरी है। वो एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक मजबूत ऑथोरिटेरियन मिलिट्री डिसिप्लिन वाले मॉडल में विश्वास रखते थे। बिना किसी पक्ष को सही या गलत ठहराए हम यहाँ साफ देख सकते हैं कि दोनों की मंजिलें बिल्कुल एक थीं, भारत की आज़ादी। लेकिन उस मंजिल तक पहुँचने के रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, रेजिंग द आज़ाद हिंद, अ ग्लोबल मिलिट्री कैंपेन। इसी वैचारिक अलगाव के बाद चलिए वापस उनके एक्शन पैक्ड सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि एक्सिस टेरिटरी में पहुंचकर उन्होंने क्या-क्या नए कदम उठाए। बर्लिन पहुंचकर भी कहानी रुकी नहीं। फरवरी 1943 में एक और हैरानंगेज सफर शुरू हुआ। जरा गौर कीजिए, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मेडागास्कर के पास समुद्र के बीचों बीच एक जर्मन U-180 सबमरीन से एक जापानीज I-29 सबमरीन के बीच ट्रांसफर हुआ, वो भी समुद्र की लहरों पर एक रबर की छोटी सी नाव के जरिए। ये पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में 2 अलग-अलग देशों की सबमरीन्स के बीच होने वाला अकेला सिविलियन ट्रांसफर था। ये खतरनाक सफर उन्हें साउथ ईस्ट एशिया लाया, जहां उन्हें इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभालनी थी। वहां पहुंचकर उन्होंने जो किया वो उस दौर में सच में
किसी बड़ी क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने बनाई रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। जुलाई 1943 में बनी ये पूरे वर्ल्ड वॉर II की चुनिंदा ऑल फीमेल कॉम्बैट रेजिमेंट्स में से एक थी। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में मलाया के रबर एस्टेट से आई आम टीनेज लड़कियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिन लड़कियों का पहले कभी किसी फौज या हथियार से वास्ता ही नहीं था, उन्हें जंगल वॉरफेयर की सख्त ट्रेनिंग दी गई और कॉम्बैट रेडी बनाया गया। एक मिलिट्री लीडर के तौर पर यानी कि बहुत ही अद्भुत दूरदृष्टि थी। इसके बाद INA के माइलस्टोन्स बहुत तेजी से आगे बढ़े। स्टेप 1, 1943 में सिंगापुर में उनका चार्ज लेना। स्टेप 2, अप्रैल 1944 में मोइरांग मणिपुर में भारत की मिट्टी पर पहली बार स्वतंत्र भारत का झंडा फहराना। ये एक बेमिसाल पल था। लेकिन फिर युद्ध के हालात बदलने लगे। इम्फाल कैंपेन उम्मीद के मुताबिक सक्सेसफुल नहीं रहा और 1945 आते आते INA को रंगून से रिट्रीट करना पड़ा। और यही रिट्रीट उनके सफर के सबसे रहस्यमयी मोड़ का आधार बनी, जिसने अगस्त 1945 तक आते आते सब कुछ बदल कर रख दिया। अब आते हैं अपने आखिरी और चौथे सेक्शन पर, द अनसॉल्व्ड डिसअपीयरेंस, अ फोरेंसिक कोल्ड केस। रंगून से रिट्रीट के बाद सुभाष चंद्र बोस का अचानक गायब हो जाना किसी आम घटना जैसा नहीं था, बल्कि ये आज तक एक उलझी हुई फोरेंसिक पहेली बना हुआ है। ओके, चलिए अब इसमें थोड़ा डीपली डाइव करते हैं। यहाँ 3 मुख्य थ्योरीज सबसे ज्यादा सामने आती हैं। पहली है प्लेन क्रैश थ्योरी, जिसका क्लेम है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में क्रैश की वजह से 3rd डिग्री बर्न्स से उनकी मौत हुई। दूसरी है USSR थ्योरी, जिसमें कहा जाता है कि वो क्रैश सिर्फ एक दिखावा था और वो साइबेरिया चले गए थे, जहां बाद में उन्हें धीमा जहर देकर मार दिया गया। और तीसरी और सबसे चर्चित थ्योरी है गुमनामी बाबा की, जिसका क्लेम है कि फैजाबाद में 1985 तक उन्होंने पर्दे के पीछे एक सन्यासी के रूप में अपना जीवन बिताया। आइए इस कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ऑफिशियल प्लेन क्रैश थ्योरी सुनने में वैसे तो काफी सीधी लगती है, पर इसमें कई ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती। जैसे कि ताइवान की सरकार ने साफ तौर पर बताया था कि 14 अगस्त से 20 सितंबर 1945 के बीच उनके वहां कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। ऊपर से जिसे डेथ सर्टिफिकेट बताया गया, उस पर एक जापानीज आदमी इचिरो ओकरो का नाम था और मौत की वजह सीवियर बर्न्स नहीं बल्कि हार्ट फेलियर लिखी थी। और उससे भी ज्यादा अजीब बात, उनके साथी हबीबुर रहमान जो उनके ठीक बगल में बैठे थे, उन्होंने दावा किया कि वो पेट्रोल टैंक के बिल्कुल पास थे, फिर भी उनके शरीर पर जलने का कोई निशान नहीं था। खुद सोचिए, फ्यूल ने पूरी तरह सब कुछ जला गया, लेकिन ठीक बगल में बैठे शख्स को कुछ नहीं हुआ। ये सारे फैक्ट सच में बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। और इन्हीं सवालों के बीच जोर पकड़ती है गुमनामी बाबा थ्योरी। फैजाबाद के राम भवन में रहने वाले एक सन्यासी जो हमेशा एक पर्दे के पीछे रहते थे और किसी से नहीं मिलते थे, बस एक स्लेट पर लिख के कम्युनिकेट करते थे। कहा जाता है कि इनकी हैंडराइटिंग बोस की हैंडराइटिंग से परफेक्टली मैच करती थी। यही नहीं, हर साल 23 जनवरी को जूइश बेकरी के केक और इलिश मार्च के साथ उनका जन्मदिन मनाया जाता था। उनके सम्मान में सर्कुलर डायल वाली सोने की घड़ियां और सुबी के नाम से आई कुछ चिट्ठियां मिली थी। और ध्यान दीजिए, सुबी बोस का फैमिली निकनेम था। ये सारी डिटेल्स आपस में मिलके एक इतनी स्पेसिफिक तस्वीर बनाती हैं कि इस मिस्ट्री से नजरें हटाना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार उन्हीं गुमनामी बाबा ने लिखा था, मैं बस एक आभास हूँ, मैं प्रकट होता हूँ पर पकड़ा नहीं जा सकता। मैं यहाँ हूँ ही नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा नाम इंसानों के रजिस्टर से काट दिया गया है। जरा सोचिए, एक साधारण सन्यासी ऐसी गहरी, मिस्टीरियस और हॉन्टिंग भाषा क्यों बोलेगा? ये अल्फाज दर्शाते हैं एक ऐसी शख्सियत को जो अपना सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए मजबूर थी, जिसे दुनिया की बहुत बड़ी समझ थी, पर खुद को दुनिया से छुपाए रखना ही उसका आखिरी रास्ता था। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा रह जाता है। एक इंसान जिसने आरामदेह ICS की नौकरी ठुकरा दी, जिसने लगातार अंग्रेजों को चकमा देकर एक ग्लोबल मिलिट्री अलायंस बनाई, जिसने 2 अलग महाद्वीपों पर अपने अमिट निशान छोड़े, कैसे एक ग्लोबली डॉक्यूमेंटेड मिलिट्री लीडर अचानक ह्यूमन रजिस्टर से ही गायब हो सकता है? ये एक ऐसी पहेली है जिसका मुकम्मल जवाब शायद किसी को कभी न मिल पाए। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत